नमस्कार स्टूडेंट्स, क्रिएटिव फिजिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं आपके सामने 11th 12th की कंप्लीट फिजिक्स। क्रिएटिव फिजिक्स पे आपको पढ़ाई जाएगी आईआईटी जेईई नीट लेवल की, जिसमें मैं पहले स्टार्ट करने वाला हूं आप सभी के लिए 12th की फिजिक्स पहले। क्योंकि देखिए, जो कोरोना वायरस की वजह से आप जो 12th का जो सेशन है थोड़ा सा लेट हो गया है, तो मेरी ये मंशा है कि जो 12th वाले बच्चे हैं वो अच्छे से अभी से स्टडी स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिजिक्स को टाइम चाहिए होता है और वो प्रॉपर टाइम आपके पास अभी है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। इसलिए मैं 12th की फिजिक्स आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं 12th की फिजिक्स। देखिए, 12th की जो फिजिक्स होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेकंड पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, और थर्ड पार्ट की मैं बात करता हूं ऑप्टिक्स। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो आज मैं आप सभी को फर्स्ट लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में कुछ बताऊंगा, और आज का जो लेक्चर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बता देता हूं कि जो 11th के जो चैप्टर हैं उनकी तुलना में जो 12th के चैप्टर होते हैं थोड़े से अच्छे होते हैं। इसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। क्योंकि देखिए, जो 11th में मैं अगर स्टडी करता हूं चैप्टर्स की, तो उसमें जैसे घूमता हुआ पहिया, स्प्रिंग वगैरह आदि सभी चीजों की बात करता हूं, तो मेरे को विजुअल होती है, मैं देख पाता हूं उनको। पर इसका जो बेसिक है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसका बेसिक क्या है? इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोल देता हूं चार्ज। अब चार्ज को तो मैंने देखा नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैं बहुत सारे चैप्टर्स देखूंगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स थोड़ा बड़ा है तो मैं 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता हूं। उसके बाद में करंट, कैपेसिटर, मैग्नेटिज्म, एसी, एएमआई आदि सभी चीजों की मैं स्टडी करूंगा। तो इन सभी का बेसिस है चार्ज, और चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को तो मैंने देखा नहीं है। यानी कि मैं आने वाले 2-3 महीने तक जो 5-7 जो चैप्टर हैं उनको पढ़ूंगा, ऐसी चीज के बारे में स्टडी करूंगा जिसको मैंने देखा नहीं है। यानी इसमें इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सोच, आपका फील करना इंपॉर्टेंट है। तो फील के साथ आप स्टडी कीजिए। तो मैं मोटा मोटी तौर पर अगर बताऊं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली होता क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है स्टडी ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? स्टडी ऑफ चार्ज, जिसको देखिए 3 भागों में डिवाइड कर किया होता है। फर्स्ट पार्ट की मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज हो गया, यानी कि रुके हुए चार्ज की स्टडी करना। रुके हुए चार्ज की स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरा पार्ट आता है मेरे पास मैग्नेटिज्म। ठीक है। तीसरा पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है। इन 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फर्स्ट पार्ट हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेकंड हो गया मैग्नेटिज्म, और थर्ड पार्ट हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? देखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं देखता हूं चार्ज क्या है। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, यानी रेस्ट पे। यानी कि इसकी स्टडी कब करूंगा? व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी कब करूंगा? जब आवेश मेरा स्थिर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को मैं हिंदी में लिख देता हूं स्थिर वैद्युतिकी।
मैग्नेटिज्म होता है चुंबकत्व, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विद्युत चुंबकीय तरंग। हिंदी मीडियम के छात्रों को दिक्कत ना आए इसलिए मैं लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है, चार्ज जब रेस्ट पे हो तब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी करता हूं। दूसरा पार्ट मेरे पास आता है, जल्दी जल्दी मैं देखता हूं। दूसरा पार्ट आता है व्हेन चार्ज इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। यानी कि इसमें चार्ज क्या है, मूव कर रहा है, गति करने लग गया, लेकिन वो भी कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तब मैं पढ़ता हूं मैग्नेटिज्म के बारे में। तब किसके बारे में देखता हूं, मैग्नेटिज्म। एक एडिशनल केस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो हालांकि हमारे एडवांस में नहीं पूछा जाता, पर जेईई मेंस में, नीट में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पूछ लिया जाता है। जब चार्ज क्या हो, एक्सेलरेट हो, क्या हो, चार्ज जब एक्सेलरेट हो तब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी की जाती है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक्सरे। एक्सरे देखा है? एक्सरे आपने करवाया भी होगा बहुत सारे हॉस्पिटल्स में। तो देखिए एक्सरे होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसको किसी भी पार्टिकल पर बम्बार्ड किया जाता है। क्लियर है? तो वो डी एक्सेलरेट होके, जैसे मान लो किसी भी पर्दे पे मैंने डाला तो वो वापस लौट के आता है, तो उसमें से एक वेव निकलती है और उसका पार्ट होता है एक्सरे। क्लियर है? वो यहाँ पे काम आती है, हम आगे चल के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो देखिए एक बार मैं फिर से रिविजन करता हूं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है, और इसमें तीन पार्ट की मैं स्टडी करता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, मैग्नेटिज्म की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी मैं तब करता हूं जब चार्ज मेरा रेस्ट पे हो। उसके बाद में मैं जब चार्ज मेरा मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब मैं बात करता हूं मैग्नेटिज्म की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैं बात करूंगा जब चार्ज एक्सेलरेट हो। क्लियर है? तो इन सब चीजों को आप नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटाता हूं। क्लियर है? अब देखिए सबसे पहला जो चैप्टर मेरा आएगा वो आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं स्टडी करूंगा। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की मैं स्टडी करूंगा, उससे पहले जो मेरे पास बेसिक आया, बेसिक, इसकी बेसिक यूनिट क्या है, चार्ज, उसकी स्टडी में करता हूं आवेश। तो मैं देखता हूं आवेश के बारे में क्या होता है आवेश, उसके बाद में मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करूंगा। देखिए आज का जो लेक्चर है बेसिक है, कंप्लीटली बेसिक है, तो इस पे गौर कीजिएगा, क्योंकि जब तक किसी भी चैप्टर का बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आगे के लेक्चर्स में दिक्कत आती है। तो आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो मैं चार्ज के बारे में बात करता हूं। तो देखिए चार्ज होता क्या है इसके बारे में ध्यान से देखना, कि मान लीजिए ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, दूसरा ऑब्जेक्ट है मेरे पास बी। क्लियर है? दोनों एक दूसरे से टच नहीं है, एक दूसरे को कांटेक्ट में नहीं रखे गए हैं। पर अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो ए मैंने ऑब्जेक्ट लिया है वो बी को इफेक्ट करे, या तो इसको अपनी ओर खींचे या फिर दूर फेंके, ये इसमें गुण है ए में। तो एक का वो गुण है जो दूसरे पार्ट को अपनी ओर खींच रहा है या फिर दूर फेंक रहा है, या मैं कहूं अट्रैक्ट कर रहा है या रिपेल कर रहा है, जो इसका ये गुण है वो होता है चार्ज। फिजिक्स की भाषा में मैं देखूं तो एक वस्तु जब दूसरी वस्तु को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, तो जो वस्तु का आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण है वो क्या है, आवेश।
ये सिंपल सी परिभाषा है जो आपको किताबों में मिल जाएगी, पर बेसिक आप देखो तो इस जो ए पार्टिकल है इसने बी को डिस्टर्ब किया है, या तो दूर भेजा है या पास लाया है, तो ये गुण किसमें है, ए पार्टिकल में ये गुण है, तो ये ए पार्टिकल का गुण ही क्या है, चार्ज। क्लियर, समझ में आया। अब चार्ज के बारे में मैं देखूं तो चार्ज बेसिकली होता है दो टाइप से, जल्दी जल्दी देखते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। मैं बोल देता हूं धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। क्लियर है। तो देखिए चार्ज की मैं स्टडी करता हूं तो चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम में मैं देखता हूं तो एटम में होता है प्रोटॉन और इसकी कक्षाओं में घूमता रहता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो देखिए अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है किसी भी पार्टिकल में, किसी भी एटम में सेम है, तो वो है न्यूट्रल। ध्यान से देख लेना, ये बेसिक है। अगर इस इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है प्रोटॉन के सापेक्ष, इस एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है प्रोटॉन के सापेक्ष, तो वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन के सापेक्ष, इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन के सापेक्ष क्या हो गई, पॉजिटिव चार्ज। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है प्रोटॉन के सापेक्ष, इलेक्ट्रॉन की अधिकता किसके सापेक्ष, प्रोटॉन के सापेक्ष, तो वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब देखिए इसके बारे में देखा जाए तो मैं देखता हूं इलेक्ट्रॉन की कमी प्रोटॉन के सापेक्ष पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन की अधिकता प्रोटॉन के सापेक्ष नेगेटिव चार्ज। इसको मैं ये देख सकता हूं कि देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन को मैं मान सकता हूं पैसे, इलेक्ट्रॉन को क्या मान सकता हूं मैं, पैसे। तो देखिए ये एक आदमी है जिसके पास ए, दूसरा आदमी है बी जिसके पास, दोनों के पास बराबर पैसे हैं पहले, तो ये दोनों न्यूट्रल है। ध्यान से देखना, पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी समझ लेना, बहुत चैप्टर, सारे चैप्टर्स में ये काम आएगी। तो इसके पास जब पैसे बराबर हैं तब ये क्या है, न्यूट्रल, और ये भी क्या है, न्यूट्रल। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें से मान लो इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, निकले, तो इसके पास क्या हो गई, पैसों की कमी। क्या हुई, पैसों की कमी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी कब हुई, जब इसने दान किया, यानी कि ये हो गया दाता। ये क्या हुआ, दाता। इलेक्ट्रॉन्स की कमी पर मैं इसको बोल सकता हूं डोनर, या फिर बोल सकते हो कि इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और खुद पॉजिटिव हो गए, दाता, दाता पॉजिटिव। पर देखिए दूसरे के पास में इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, यानी कि पैसे ग्रहण किए। पैसे ग्रहण किए इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्टर हो गया, इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया। देखिए थोड़ा सा ट्रैक से मैं थोड़ा सा ज्यादा जा रहा हूं पर ये जरूरी है। तो इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो ये हो गया ग्राही, एक्सेप्टर। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, यानी कि ये ऋणी हो गया, तो ये हो गया नेगेटिव चार्ज। क्लियर है। अब बेसिक बेसिक और बातें मैं इसके बारे में करता हूं, ये आपको समझ में आया होगा। मैं यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या होती है, बेसिक बेसिक चीजें हैं, कूलम। चार्ज की यूनिट होती है क्या, कूलम। अब मैं बात करता हूं चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है। तो देखिए
इसको आप सभी अगर समझ में आ गया तो आप उतार लीजिए। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात करता हूं तो ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में सबसे पहले मैं देखूंगा तो मैं बात करूंगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। बताइए क्या होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बताओ। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बोलो। इलेक्ट्रॉन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होती है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड जो होता है वो आपको पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट। हालांकि कई किताबों में आपको क्वार्क्स भी लिखा होता है। क्वार्क्स जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जिसको ±Q/3 2Q/3 ऐसा कुछ बताया जाता है, पर आपको याद करना है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन। क्वार्क्स कई किताबों में लिखा होता है पर अपने लेवल में ये आता नहीं है। क्लियर है? ये है इसलिए मैंने बता दिया। ओके, अब बेसिक सी बात मैं और करूं तो इलेक्ट्रॉन का मास की बात करूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन की भी मैं बात कर लेता हूं साथ ही साथ। ये ऐसे मैं बता रहा हूं 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ऐसा कुछ इसका मास होता है। क्लियर है? मैं बात कर रहा था चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। क्लियर है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने अभी कहा कि जो चार्ज होता है, मान लीजिए ये न्यूट्रल एटम है। क्लियर? ये एक और एटम है न्यूट्रल। ध्यान देना, इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है। पहली प्रॉपर्टी, मैं दूसरी प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूं। न्यूट्रल एटम है ए और ये है बी। तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है? इलेक्ट्रॉन्स है। मान लीजिए मेरे को यहां से 100 इलेक्ट्रॉन देने हैं, डोनेट करने हैं इसको। मैंने निकाल ली यहां से, मैंने यहां से 100 इलेक्ट्रॉन निकाल ली। ठीक है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? कमी। और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गई? अधिकता। यानी कि ये यहां पे मैं लिखूंगा +100 इलेक्ट्रॉन, यहां पे लिखूंगा -100 इलेक्ट्रॉन, यानी अधिकता हो गई। इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है तो -100 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन की इसमें अधिकता होगी। पर देखिए, अगर मैं बात करता हूं यहां से मैं 2.5 इलेक्ट्रॉन अगर ले लूं तो यहां पे कितना होना चाहिए? 2.5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। पर ये गलत है, पर ये गलत है। मैं ऐसा नहीं ले सकता कि 2.5 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1.2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 2.6 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 5.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं ले सकता। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक इंटीजर नंबर में ही लिया जाता है। तो देखिए, अगर मैं बोलूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि जो चार्ज होता है मैं लेता हूं 1 2 3 4 इंटीजर में, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो Q बराबर मैं बोल सकता हूं ±n इलेक्ट्रॉन। क्या बोल सकता हूं? Q बराबर n इलेक्ट्रॉन। और n इज क्या है? n एक इंटीजर नंबर है। n क्या है? इंटीजर नंबर। और इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं? इसकी एक और प्रॉपर्टी जो मैं दूसरी बोल रहा हूं वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकृत होना। क्वांटा मतलब होता है बंडल्स, क्वांटा मतलब होता है बंडल्स, आवेश का क्वांटीकृत होना। यानी कि
Q बराबर n जो मैं लेता हूं, जो n है ये क्वांटा है, n इंटीजर नंबर है, तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्लियर है, समझ में आया इतनी चीजें। तीसरी प्रॉपर्टी की मैं बात करता हूं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लीजिए कि ये एक मैंने ये बॉडी ली है एक और बी, न्यूट्रल एटम ले लिया, वहां से मैंने 100 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, 2.5 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाले, -2.5 इलेक्ट्रॉन मैंने दिया, तो ऐसा नहीं कर सकता कि फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन मैं निकालूं, फ्रैक्शंस में इलेक्ट्रॉन मैं नहीं निकाल सकता। क्लियर है, और यही क्या है, आवेशों का क्वांटा है, आवेश क्वांटीकृत होते हैं। क्लियर है, ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूं एक और एग्जांपल की, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, मान लो मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल की बात करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक ये चार्ज है, 3 चार्ज है ऐसे, सॉरी 1 2 3, इस पे 1 कूलम आवेश है, इस पे 5 कूलम आवेश है, इस पे -2 कूलम आवेश है, ऐसा कुछ है। उसके बाद में इसमें कुछ हुआ होगा, कुछ रिएक्शंस वगैरह हुई, फोर्स वगैरह लगे, उसके बाद में इस पे आ गया 3 कूलम आवेश, इस पे 5 कूलम आवेश, तो इस पे कितना आया ये आपको बताना है। तो देखिए, आवेश जो है, यहां पे मैंने क्या किया, शुरुआत में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें कितना चार्ज है, 5 और 1 6 में से 2 गए तो 3। पहले स्टार्ट में कितना है, स्टार्ट में है 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स मान लेता हूं मैं, या फिर मैं कूलम बोल देता हूं, 3 कूलम, ठीक है। लेकिन बाद की बात करता हूं तो आवेश क्या है, पहले आवेश बराबर बाद में आवेश, क्योंकि चार्ज क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। समझ में आया, तो देखिए मैं बोल देता हूं, पहले बिफोर चार्ज बराबर आफ्टर चार्ज, यानी कि मैं बोल दूं Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर Q1 फाइनल प्लस Q2 फाइनल प्लस Q3 फाइनल। क्लियर है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि देखिए ये तो 3 कूलम हो गया, यहां पे कितना हुआ, 5 और 3 8 प्लस Q3 फाइनल, तो कितना चार्ज हुआ, Q3 फाइनल देखूं तो ये हो गया -5 कूलम। क्लियर है, ये मैंने कैसे किया, मैंने ऐसे किया कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, किसी भी आइसोलेटेड, किसी विलगित निकाय में, किसमें, विलगित निकाय में आवेश संरक्षित रहता है। इसकी ये प्रॉपर्टी है, या फिर मैं बोल देता हूं, किसी विलगित निकाय में आवेशों का बीजगणितीय योग नियत रहता है। ठीक है, चार्ज कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में, इसलिए मैं क्या कर सकता हूं, कुछ ऐसे, यानी कि इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। क्लियर है, मैंने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है। सबसे पहले मैंने देखा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन, जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और उसके बाद में मैंने देखा कि चार्ज क्या होता है, बंडल्स में बटा होता है, बंडल्स में आवेशों का क्वांटीकृत रहता है, आवेश क्वांटीकृत रहते हैं, जहां पे Q बराबर N इंटू E, N E में करता हूं, और N एक इंटीजर नंबर है। तीसरी बात मैंने की है कि चार्ज
कंजर्व रहता है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में। क्लियर है। आगे देखता हूं मैं चौथी प्रॉपर्टी, जिस जो हालांकि इतनी ज्यादा पहुंची नहीं जाती है पर फिर भी मैं बता देता हूं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जिसकी मैं बात कर रहा हूं, चार्ज या फिर मैं बोल दूं मास की बात कर लेता हूं। चलो चार्ज की बात मैं बाद में करूंगा, पहले मैं मास की बात करता हूं, किसी भी पार्टिकल के मास की। आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स में, तो मास ऑफ पार्टिकल, अगर मैं किसी भी पार्टिकल के मास की बात करता हूं तो वो डिपेंड करता है उस पार्टिकल की स्पीड पे, यानी मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल। किसी भी पार्टिकल का जो मास होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल की स्पीड पे डिपेंड करता है। कैसे देखिए, जब भी मैं मास की बात करता हूं तो मास बेसिकली होता क्या है, एम नॉट, एम बराबर एम नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का रूट। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं। यहां पे जो एम नॉट है वो है रेस्ट मास। ध्यान देना, मैं जब काइनेमेटिक्स में पढ़ रहा था तो मास क्या था, डिपेंड नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था वो मैं बताता हूं। देखिए कैसे, रेस्ट मास हो गया, ये जो वी स्क्वायर है, वी है स्पीड ऑफ पार्टिकल, और सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। अब जब मैं काइनेमेटिक्स में देखता हूं तो क्या देखता हूं कि ये जो वेलोसिटी है वो इस सी की तुलना में बिल्कुल नेग्लेक्ट है। सी की तुलना में क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है ना। तो क्या हुआ कि ये मास जो एम है, एम के बराबर ही रहता है। क्या क्या रहता है, एम के बराबर ही रहता है। ये नेग्लिजिबल हो गया तो एक, तो ये क्या, इसलिए वहां पे डिपेंड नहीं करता। पर यहां की मैं अगर बात करता हूं तो यहां पे क्या है, चार्ज के बारे में मैं स्टडी कर रहा हूं और चार्ज की वेलोसिटी की बात करो। तुम सोच के देखो कि एक चार्ज है छोटा सा जिसका मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, जिसको मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा चमाट लगा दिया मान लो खींच के मैंने, तो छोटा सा जो पार्टिकल है उस वो एक छोटे से मेरे एक्सेलरेट करने पर उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, छोटा सा थोड़ा सा बल देने पर एक्सेलरेशन बढ़ गया ना। यानी कि मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक न्यूटन एक इलेक्ट्रॉन को 1 न्यूटन फोर्स दे दिया जाए तो उसका जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतने से भी। यानी कि इस प्रकार के जो छोटे पार्टिकल्स हैं इनमें छोटा सा भी मैं अगर चेंजेस करता हूं, छोटी सी भी स्पीड से वो बड़ा परिवर्तन ला देते हैं। और ये कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि इसके बराबर सा स्पीड, लाइट की स्पीड के बराबर सा ये आ जाता है। इसलिए मैं देखता हूं कि ये जो एम है यहां से चेंज हो जाता है और इस प्रकार से ये क्या होता है, एम या एम नोट चेंज हो गया क्योंकि ये थोड़ा सा इसके वैल्यू आ जाएगी। वी का इसके बराबर में होगा तो मैं इसकी तुलना कर सकता हूं दोनों की। तो एम नोट जो हो गया वो क्या हो गया, एम से थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसलिए यहां पे ये मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल का मास इस पार्टिकल की स्पीड पर डिपेंड करता है। क्लियर है, ये सारी चीजें समझ में आ गई। क्लियर, तो 4 प्रॉपर्टी हो गई। स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में मैंने देख लिया, उसके बाद में मैंने देख लिया कि चार्ज क्वांटीकृत रहता है। तीसरी बात मैंने देख ली, किसी भी विलगित निकाय में आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो होता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। चौथी बात मैंने कर ली कि चार्ज जो होता है, या फिर मैं चार्ज की बात नहीं की, चौथी बात में मैंने कहा है कि मास ऑफ पार्टिकल डिपेंड्स स्पीड ऑफ पार्टिकल।
क्लियर है? ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसके बारे में एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, क्वेश्चन करता हूं। मान लीजिए कि दो पार्टिकल है। अब बेसिक क्वेश्चन है, कीजिए आप ए और बी, धनात्मक एवं ऋणात्मक चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको बताना है किसका द्रव्यमान अधिक है। दो है, एक धनात्मक चार्ज है, एक ऋणात्मक चार्ज है, ए और बी, जिसमें से आपको बताना है कि दोनों में से द्रव्यमान किसका अधिक है। बताइए जल्दी। देखिए, एक चार्ज है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। पॉजिटिव से मेरा मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी से भी मेरा मतलब है दाता, इसने दान किया है, डोनेट किया है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसकी बात करूं तो ये क्या है, एक्सेप्टर, ग्राही, इसने ग्रहण किया है इलेक्ट्रॉन। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसने ग्रहण किया तो ये इसके पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, और इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होते ही इसका मास भी क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का मास, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन का मास, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो गई, इसमें ज्यादा हो गया, तो इसका मास भी बढ़ गया। तो सिंपल सी बात है, सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, एम ए से बड़ा हो गया एम बी, मास, वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है? ऐसे ही अगर एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं, तो एक और क्वेश्चन के बारे में मैं देखता हूं कि मैंने कहा था कि आवेश क्वांटीकृत रहता है, मैंने कहा, और Q बराबर होता है Ne, और N क्या है, इंटीजर नंबर है। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं कराता हूं। तो देखिए, मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन बोल देता हूं कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाए कि उस पर 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ जाए। एक धातु का टुकड़ा है, उसमें से इलेक्ट्रॉन मेरे को कितने निकालूं कि उस पे आवेश कितना आ जाए, 10⁻⁷ कूलाम। सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए कैसा, क्या हो गया, Q बराबर मेरे पास N दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब नंबर, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ गया, कूलाम Q का मान दे दिया। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करूंगा तो Q बराबर कितना दे दिया, 10⁻⁷ कूलाम, वेरी सिंपल क्वेश्चन। N का मान मेरे को पूछ रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स मेरे को दे रखे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन ये पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मान होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। कितने होंगे इसके बारे में मैं निकाल सकता हूं, Q बराबर Ne से, Q बराबर Ne अगर मैं लगाऊंगा, Q का मान 10⁻⁷ कूलाम हो गया, बराबर N इंटू 1.6 × 10⁻⁹। अगर इसका मैं मान निकालता हूं तो जो भी आपके पास आएगा, क्लियर है, निकाल लें। क्लियर है कि नहीं है? 6.625 इंटू 10⁻11 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे कब, इतने इलेक्ट्रॉन हटाए जब इस पे 10⁻⁷ कूलाम आवेश आ जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीजें नोट कर लीजिए, ये दो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, आप नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं इनके, और एक दो और क्वेश्चंस मैं करवा देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। हाँ जी, चलिए मैं नोट मिटाता हूं। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चार्ज, कौन सा आवेश संभव नहीं है। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है।
तो मैं ऑप्शन देता हूं आपको। एक है 1.6 इंटू 10⁻18 कूलम। दूसरा ऑप्शन अगर मैं देता हूं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तीसरा ऑप्शन दे देता हूं 1.6 इंटू 16 कूलम माइनस का 16। फोर्थ ऑप्शन दे देता हूं 1.6 इंटू 10⁻20 कूलम। बता दीजिए कौन सा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन है कि कौन सा आवेश इन चारों आवेशों में से संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे मैं देखूंगा। मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि आवेश क्वांटीकृत रहता है, बंडल्स में रहता है, समझ में। तो देखिए इसका मैं अगर देखता हूं, और स्मॉलेस्ट यूनिट होती है एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। दो चीजें बात की थी मैंने, स्मॉलेस्ट यूनिट एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन हो गया या एक इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ये बड़ा हो गया 10⁻18। क्लियर है। दूसरी बात करता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गया। तीसरे की बात करता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन से और भी बड़ा हो गया। और चौथे की बात करता हूं तो ये एक इलेक्ट्रॉन से क्या हो गया, कम। और मैं बात करूं तो स्मॉलेस्ट यूनिट एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज होता ही नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा नहीं है, ये 10⁻20 नेगेटिव में छोटा होता है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है, ये वाला। क्लियर है। यानी कि इसको और छोटे टुकड़ों में इलेक्ट्रॉन को नहीं तोड़ा जा सकता। क्लियर। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे दे देता हूं, निम्न में से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो मैं देखता हूं इसके ऑप्शन इस तरीके से मैं देता हूं। मान लो मैंने दे दिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, मैंने दे दिए 2.4 इंटू 10⁻19 कूलम। तीसरा मैंने दे दिया मान लो 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। चौथा दे दिया 4.8 इंटू 10⁻19 कूलम। कुछ भी ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो इसमें देख लीजिए इसको अगर कैसे करेंगे। देखो इसका मैं देखता हूं तो ये कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन। 1.6 इंटू 10⁻19 कितने के बराबर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन, यानी ये तो पॉसिबल है। दूसरा देखता हूं 2.4 का मतलब क्या हो गया, 1.5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तीसरा बात करता हूं 3.2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया 3 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारी प्रॉपर्टी में देखा जाए तो प्रॉपर्टी में मैंने क्या देखा था कि ये फ्रैक्शंस में नहीं होता। एन जो होता है क्वांटीकृत रहता है चार्ज, और इंटीजर नंबर होना चाहिए। यानी कि यहां पे 1.5 जो है वो इंटीजर नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा पॉसिबल नहीं है, दूसरे वाला। अब सारी चीजें समझ में आई, क्लियर है। तो देखिए ये था चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। चार्ज के बारे में मैंने स्टडी किया कि क्या होता है चार्ज। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं आया, कुछ चीजें कोई भी चीजें आपको नहीं समझ में आ रही, तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा। क्लियर है। अब ये चार्ज हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में आता है जो बेसिक मैं पढ़ने वाला था, फर्स्ट चैप्टर, जिसके बारे में मैंने बात की थी शुरुआत में कि चार्ज जब रेस्ट पे हो तब जिसकी मैं स्टडी करता हूं वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो तरीके से पढ़ता हूं, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सेकंड। इसमें सेकंड में मैं पढ़ूंगा कंडक्टर्स वगैरह और गॉस के लॉज, इसमें मैं बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ूंगा। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट में मैंने बताया था चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए। चार्ज किस पे होना चाहिए, रेस्ट पर। क्लियर है। तो चार्ज इज एट रेस्ट।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी मैं कब करता हूँ, जब चार्ज होता है रेस्ट पर। यानी कि मैं अगर भौतिक विज्ञान की भाषा में बोलूं तो क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर अवस्था में रखे गए आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। क्लियर है। अब इसमें मैं एक छोटा सा रूल होता है, ये यहां से स्टार्ट होता है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम का नियम। देखिए ये जो बेसिक चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे कूलॉम के नियम के बारे में अगले लेक्चर में। तब तक आप इस बेसिक जो चैप्टर है उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी बेसिक है अगर जिस बच्चे को क्लियर हो जाता है तो आगे जो चैप्टर आएगा 10-15 लेक्चर जो आएंगे उनमें आपको दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी। तो आप उसको अच्छे से देखिए और अच्छे से रेगुलर पढ़ाई कीजिए। अपने दोस्तों को बताइए कि क्रिएटिव फिजिक्स पे आप सभी को 12th की फिजिक्स स्टार्ट हो चुकी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो चैप्टर है वो। तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे से जुड़िए, ताकि आप भी हमारे इन चैप्टर्स का आनंद ले पाए। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, कल स्टार्ट करते हैं कूलॉम्स लॉ। थैंक यू।